तो BDTH के एक और नोबल एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। अब जैसा कि पिछले एपिसोड में क्वीन मेडुसा और जियान आक्रमण करने के लिए रेडी हो गए थे, जहाँ पे क्वीन मेडुसा संभालने वाली थी येलो टियान को और जियान करने वाला है उन 3 म्यूलन वैली एल्डर्स का काम तमाम। सो ये वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ज्यादा मजेदार, क्योंकि इसमें है दी फाइटिंग सीन्स पे फाइटिंग सीन्स। सो स्टे ट्यून्ड। अब अटैक करने के लिए क्वीन मेडुसा और जियान रात होने का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे करके टाइम पास होता है और अब हो जाती है रात। अब क्योंकि क्वीन मेडुसा और जियान ने अपनी प्रिपरेशन पहले ही कर ली थी, इस वजह से उन्हें और ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। जियान हाइवोदोंग से एक डीप आवाज में कहता है, अगर हमारा प्लान स्मूथली जाता है तो आपको इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ काम खराब हो जाता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये सुन के हाइवोदोंग भी एक सीरियस मोड में हाँ बोल देते हैं। वो कहते हैं कि तुम केयरफुल रहना, हम सारी की सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करते रहेंगे। ये बात सुन के जियान क्वीन मेडुसा की तरफ चलने का इशारा करता है। हमारा ध्यान जाता है क्वीन मेडुसा के ऊपर। अब उसने अपने क्लोथ्स ब्लैक कलर में चेंज कर लिए थे। जियान की बात सुन के वो एक नॉड कर देती है और चलने को तैयार हो जाती है। इस वक्त जियान अपने दुई विंग्स का यूज नहीं कर रहा था, क्योंकि दुईकी की एनर्जी फ्लक्चुएशंस को दूर से ही सेंस किया जा सकता था। अब जियान बहुत दिनों के बाद अपने पर्पल क्लाउड विंग्स का यूज कर रहा था। अब हालांकि पर्पल क्लाउड विंग्स की स्पीड उसके दुईकी विंग्स से ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन पर्पल क्लाउड विंग्स को रात में नोटिस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। अब क्योंकि क्वीन मेडुसा और जियान की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा खतरनाक लेवल पे थी, इस वजह से उन्हें सिटी वॉल के पास पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर सिटी वॉल के पास अपीयर हो जाते हैं। अब इस समय जो दोवांग लेवल के कल्टिवेटर्स थे वो ऑलरेडी वहां से जा चुके थे, और जो बाकी के सोल्जर्स रह गए थे वो क्वीन मेडुसा और जियान के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं थे। हमारा ध्यान जाता है जियान और क्वीन मेडुसा पे, जो कि एक मौके का इंतजार कर रहे थे, और उन्हें ये मौका बहुत जल्दी मिल जाता है जब दो दोवांग एक्सपर्ट्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। हम क्वीन मेडुसा और जियान को एक रे ऑफ लाइट में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं, जो कि ब्लैक कलर की थी। अब क्योंकि इस वक्त कई सोल्जर्स जियान और क्वीन मेडुसा के पास से गुजर रहे थे, इस वजह से जियान अपनी आवाज को बहुत धीमी करके क्वीन मेडुसा से कहता है कि चलो हम यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं। एक बार तुम्हारा काम कंप्लीट होने पे तुम तुरंत ही वापस आ जाना, हम वापस ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस पे मिलेंगे। ये बात सुन के क्वीन मेडुसा थोड़ा सा हेजिटेट करने लगती है, क्योंकि मेडुसा की पावर के साथ उसे वापस जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन समस्या बस जियान के लिए थी। अगर बहुत सारे एक्सपर्ट्स जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं तो उसका वापस जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब मेडुसा के इस थॉट को जियान भी सेंस कर लेता है। जियान कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब भले ही मैं अभी डोजोंग पे पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं भागना चाहूँ तो ऐसे बहुत ज्यादा डोजोंग बचे नहीं है जो मुझे रोक सके। ये बात सुन के क्वीन मेडुसा नोड करने के बाद बोलती है कि ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। और अब वो भी और ज्यादा वेट नहीं करती, वो एक डायरेक्शन की तरफ लाइटनिंग स्पीड में आगे बढ़ने लगती है। जब क्वीन मेडुसा जियान की आंखों से बिल्कुल गायब हो चुकी थी, तब जियान अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर पाता है, और जिसके बाद वो भी अपनी डायरेक्शन में चला जाता है। तभी हमारा ध्यान जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर पे, जो कि उस सिटी के बिल्कुल मिडिल में क्रॉस सीटेड पोजीशन में बैठी हुई थी। हम उसे अपनी आंखें खोलते हुए देखते हैं। वो क्वीन मेडुसा और जियान की डायरेक्शन में एक बार देखती है। वो एक गहरी सांस लेने के बाद कहती है कि जो मुझसे हो सकता था वो मैंने कर दिया है, अब तुम्हारा सफल होना तुम्हारे हाथों में है। फिर हम देखते हैं म्यूलन वैली के कैंप को, जिसकी लोकेशन सिटी के वेस्टर्न साइड में थी। अब भले ही चाहे कितनी रात हो चुकी हो, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा रोशनी थी। हम कई सोल्जर्स को यहाँ पे पेट्रोल करते हुए देखते हैं। ऊपर से कई दोवांग लेवल के एक्सपर्ट भी सिचुएशन का पूरा ध्यान रख रहे थे। म्यूलन वैली के इस कैंप के चारों तरफ लंबे लंबे टावर्स बने हुए थे, जहाँ पे बहुत अच्छी आईसाइट वाले एक्सपर्ट्स चारों तरफ नजर गड़ाए हुए थे। हमें इन टावर्स में खूब सारे क्रॉसबो जैसे वेपन्स दिखाई देते हैं, जिसे दूर से ही किसी को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी हम देखते हैं एक ब्लरी फिगर को, जो कि कैंप के साइड में अपीयर होता है। अब भले ही इस जगह में चारों तरफ बहुत ज्यादा रोशनी हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग डोजोंग लेवल का वॉरियर नहीं था, जिसका परसेप्शन छोटी सी छोटी एक्टिविटी को दूर से ही नोटिस कर ले। इस वजह से ये दोवांग लेवल के एक्सपर्ट्स जियान को बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब क्योंकि जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा खतरनाक थी, इस वजह से जियान आगे आने वाले ट्रैप्स को दूर से ही समझ जाता था। वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स पेट्रोल कर रहे थे, उनमें से किसी ने भी जियान को सेंस नहीं कर पाया था। जब तक जियान ने म्यूलन वैली के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया था, तब तक क्वीन मेडुसा ऑलरेडी गोल्ड गूस सेक्ट के अंदर वाले रीजन में घुस चुकी थी, और उसके सामने दिख रहा था एक बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस हॉल। क्वीन मेडुसा अपने यूजुअल तरीके से उस हॉल की तरफ देखती है। इस वक्त उस हॉल के अंदर से कुछ बहुत ही ज्यादा लूड साउंड्स आ रहे थे, और साथ में हंसी सुनाई दे रही थी एक इंसान की, जो कि ऑफ कोर्स वो ठरकी येलो टियान था। अब क्वीन मेडुसा को ये पहले ही मालूम था कि येलो टियान बहुत ज्यादा लस्टफुल है, लेकिन क्वीन मेडुसा ने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसे खतरनाक समय में भी वो अपनी हैबिट्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करेगा। क्वीन मेडुसा अपनी फिंगर्स को फ्लिक करती है, और हम एक 7 कलर की दुईकी को उसकी उंगलियों पर डांस करते हुए देख सकते हैं। इस एनर्जी को बाहर निकालने के बाद क्वीन मेडुसा तुरंत ही अटैक नहीं करती
करती, बल्कि वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। हमें ऐसा लगता है कि वो एक ट्रेनिंग स्टेट में चली गई है। इस वक्त उसकी बॉडी की पूरी मूवमेंट्स रुक चुकी थी। हमारा ध्यान जाता है उस 7 कलर की दुईकी पे, जो कि अब और भी ज्यादा डेंस होती जा रही थी। अब क्योंकि जियान और क्वीन मेडुसा यहाँ पे असैसिनेशन के लिए आए थे, और एक असैसिनेशन को बहुत ही ज्यादा स्विफ्ट तरीके से मूव करना चाहिए, क्योंकि जो शिकार को एक ही बार में मार सके वही सबसे ज्यादा अच्छा हंटर है। इस वजह से क्वीन मेडुसा भी उस मौके की तलाश में थी। सीन शिफ्ट होता है और हमारा ध्यान जाता है म्यूलन वैली की तरफ। उस कैंप के बीच में एक बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ था, और हम एक ब्लैक फिगर को उस टेंट के अंदर एंटर होता हुआ देखते हैं। जियान अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करके उस टेंट में एक छोटा सा होल क्रिएट करता है, जिससे वो अंदर की सिचुएशन को आसानी से देख सकता था। जियान जब उस टेंट के अंदर देखता है तो उसे दिखाई देते हैं 3 ओल्ड मैन, जो कि ऑफ कोर्स वो 3 म्यूलन वैली एल्डर्स थे। इस वक्त वो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में बैठे हुए होते हैं और उनकी आंखें बिल्कुल बंद होती हैं। हम उनकी बॉडी से ब्लड कलर की दुईकी को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो कि उस एल्डर की बॉडी में एंटर करती है, जो कि बहुत ज्यादा वीक लग रहा था। अब ऑफ कोर्स ये वही एल्डर था जिसे जियान ने बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड कर दिया था। अब इस सिचुएशन से ये मालूम पड़ रहा था कि वो दोनों एल्डर उस टाइगर हेडेड एल्डर को बहुत जल्दी हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जियान, जो कि उस छोटे से होल से उन तीनों को देख रहा था, वो ये सीन देख के काफी ज्यादा सरप्राइज फील करता है। जियान कहता है कि ये 3B सेविज स्किल काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। इससे बस अटैक पावर ही इंप्रूव नहीं हो सकती, बल्कि एक दूसरे को हील भी किया जा सकता है। और इस वक्त जियान अपनी यान अलायंस के बारे में सोच रहा था, क्योंकि अगर ये 3B सेविज स्किल यान अलायंस में अवेलेबल हो गई तो ये यान अलायंस की ओवरऑल स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकती है। अब जियान अपनी बॉडी को रिलैक्स करके एक लंबी सी सांस लेता है, जिससे उसकी बॉडी में उसकी दुईकी धीरे धीरे से सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है। उन 3 एल्डर्स का भी रिकवरेशन पीरियड 10 मिनट तक चलता है, जिसके बाद वो तीनों एल्डर्स आंखें खोलते हैं। बाकी के 2 लोग उस टाइगर हेडेड एल्डर से बोलते हैं कि क्या हुआ, अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है। लेकिन अभी उस एल्डर का फेस काफी ज्यादा ग्लूमी लग रहा था। वो कहता है कि मैं बस थोड़ा सा ही रिकवर कर पाया हूँ, इस बार मेरी इंजरीज काफी ज्यादा डीप है। वो कहता है कि इस सिचुएशन से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे लेवल 6 की पिल्स का आने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही मैं पूरी तरीके से हील हो पाऊंगा। ये बात सुन के एक दूसरा एल्डर कहता है कि ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है कि वो छोटा सा लड़का ऐसी टैक्टिक्स को पोजेस करता है। ये बात सुन के वो टाइगर हेडेड एल्डर काफी ज्यादा क्रूल एक्सप्रेशन बनाता है। वो कहता है कि इस बार हम डिसएडवांटेज में बस इसलिए आ गए थे क्योंकि हमने उसे अंडर एस्टिमेट कर लिया था। और दूसरी बात यह है कि जो उसने फायर लोटस अटैक येलो टियान के ऊपर किया है, उसके दुईकी एग्जॉस्शन से भी उसे रिकवर करने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। वो अपनी दांतें मीचते हुए कहता है कि एक बार हमारे सेक्ट से और गोल्ड की सेक्ट से हेल्प अराइव हो जाए, फिर भले ही पॉइजन सेक्ट इस बैटल में पार्टिसिपेट करे या नहीं, हम इस बार जामा एम्पायर और यान अलायंस में खून की नदियां बहा देंगे। ये बात सुन के बाकी के 2 एल्डर भी काफी ग्लूमी फेस बना के नॉड कर देते हैं, क्योंकि इतनी खतरनाक बैटल के बाद भी वो अगर खाली हाथ लौटे तो म्यूलन वैली की तो पूरी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में थू हो जाएगी, और खासकर नॉर्थ वेस्टर्न की ग्रैंड मीटिंग में वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन अचानक ही एक तेजी से सीटी की आवाज आती है, जिससे कई लोगों के कान में तो दर्द होने लगा था। और इस आवाज को सुन के उन एल्डर्स के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं। वो दोनों एल्डर्स टाइगर हेडेड एल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए फटाक से रेडी हो जाते हैं, और तभी उनका टेंट टूट फूट जाता है और हमें दिखाई देता है जियान। वो तीनों एल्डर्स भी जियान को देखते हैं, जो कि उनकी तरफ एक लाइटनिंग स्पीड मैनर में आगे बढ़ रहा था। वो तीनों भी तेज आवाज में चिल्लाते हैं कि जियान, तुम आखिरकार यहाँ पे आ ही गए। अब क्योंकि वो तीसरा एल्डर काफी ज्यादा इंजर्ड था, इस वजह से जियान के अटैक को रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन 2 एल्डर पे आ जाती है, जो कि अपने आप को जियान से कोलाइड करने के लिए आगे जाते हैं। लेकिन जब उनका कोलिजन होता है तो कोई बहुत तेज आवाज नहीं आती, बस एक चीख की आवाज आती है। और इसे देख के उन दोनों एल्डर्स का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। वो कहते हैं कि ये तो एक आफ्टर इमेज थी। अब क्योंकि वो ऑलरेडी जियान से एक बार फाइट कर चुके थे, इस वजह से जियान की इस टेक्निक को वो ऑलरेडी जानते थे। इस वजह से वो अपनी पूरी ताकत लगा के उस टाइगर हेडेड एल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए जाते हैं। लेकिन शायद अब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि एक ब्लैक फिगर उस टाइगर हेडेड एल्डर के पास ऑलरेडी अपीयर हो चुका था, जिसने उस एल्डर को मेंढक की तरह अपने हाथों में लटका रखा था। जब वो दोनों एल्डर जियान के पास आते हैं तो उन्हें बस दिखाई देती है जियान की एक टीजिंग स्माइल, और इस स्माइल को देख के उन दोनों एल्डर्स के बैक पे एक चिल फैल जाती है। अब क्योंकि उस टाइगर हेडेड एल्डर की जिंदगी जियान के हाथ में थी, इस वजह से वो दोनों एल्डर्स भी बिल्कुल मूव नहीं करते हैं। वो जियान की तरफ देख के कहते हैं कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। इस वक्त जियान उस एल्डर की गर्दन को पकड़े हुए था और उसकी उंगलियां थी उसके थ्रोट पे। अगर जियान अभी चाहे तो उस एल्डर को तुरंत ही मार सकता है। अब क्योंकि सामने वाले दोनों एल्डर कोई डोजोंग या फिर डोजून लेवल के प्रैक्टिशनर्स नहीं थे, जो कि तुरंत ही टेलीपोर्ट करके अपने कंपेनियन को रेस्क्यू कर सके। अब उन दोनों एल्डर्स का क्वेश्चन सुन के जियान एक बड़ी इनोसेंट स्माइल दिखाता है। जियान कहता है कि मैं तो बस कुछ परेशानियों को जड़ से उखाड़ के फेंक रहा हूँ। लेकिन इस बात को सुन के उन दोनों एल्डर्स का एक्सप्रेशन और भी ज्यादा
डार्क हो जाता है। अब हालांकि इस सिचुएशन के लिए उन लोगों ने पहले से कोई प्रिकॉशंस ले नहीं रखे थे, लेकिन बस बात ये थी कि उन लोगों ने कभी ये सोचा नहीं था कि जियान अपनी जान की परवाह न करते हुए उस म्यूलन वैली के कैंप के बीच में आ जाएगा। तभी हमारा ध्यान जाता है उस म्यूलन वैली एल्डर पे जो कि लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ था। वो कहता है कि तुम अगर इसे मार देते हो तो तुम हमारी म्यूलन वैली की पूरी तरीके से एनिमी बन जाओगे और ये दुश्मनी हम में से किसी एक के मरने से पहले खत्म नहीं होगी। उस एल्डर की ये बात सुनने के बाद भी जियान के फेस की स्माइल बिल्कुल भी कम नहीं होती। जियान कहता है कि अभी कुछ ही टाइम पहले हमारी यान अलायंस और जामा एम्पायर तुम्हारे द्वारा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला था। अब ये बकवास करने का टाइम थोड़ा सा लेट नहीं हो गया है? और ये कहने के साथ वो अपने हाथ को और भी ज्यादा टाइट करते जा रहा था। जियान की ये बात सुन के उन दोनों एल्डर्स के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा ग्लूमी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बात करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। राइट साइड वाला एल्डर एक गहरी सांस लेने के बाद कहता है कि अगर तुम इसे जाने देते हो तो हमारी म्यूलन वैली इस वॉर से पूरी तरीके से विड्रॉ कर लेगी। वो जियान से पूछता है क्या कहते हो, जिसके जवाब में जियान बस एक बात कहता है, कुछ नहीं। अब ये बात सुन के तो उनके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैक होल जितने डार्क हो गए थे। वो दोनों फटाफट से कुछ हैंड सील्स को बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस वक्त भी उनका मुंह अभी रुक नहीं रहा था। वो एल्डर दोबारा कहता है कि अगर तुम पिछली कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो हम अपनी 3V सेविज स्किल को एक्सचेंज कर सकते हैं इस एल्डर की जान के बदले में। ये टेक्निक एक D क्लास की मिडिल लेवल की टेक्निक है और इसकी पावर को तुमने खुद पर्सनली विटनेस किया है। अब इन शब्दों को सुनने के बाद जियान एक थोड़ी सी गहरी सोच में चला जाता है। वो कहता है 3V सेविज स्किल। जियान एक स्माइल के साथ कहता है कि इसमें मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन बस फर्क ये है कि इसे तो मरना ही होगा। और अचानक से जियान का एक्सप्रेशन हो जाता है बहुत ज्यादा डार्क। हम उसके हाथ को एक जेड ग्रीन कलर के फ्रेम से कवर होते हुए देखते हैं, जिससे जियान उस एल्डर की गर्दन को मरोड़ देता है और हमें दिखाई देता है खून का एक फव्वारा, जिससे वो सफेद टेंट लाल कलर से रंग जाता है। और इस चीज को वो दोनों म्यूलन एल्डर्स बस खड़े होकर देख ही रहे थे। उनके सामने उस टाइगर हेडेड एल्डर की लाइफ धीरे धीरे करके डिसअपीयर होती जा रही थी। अचानक से उनके दिल में ख्याल आता है कि अगर वो चाहें तो 3V सेविज स्किल को वो फोर्सफुली भी एक्टिवेट कर सकते हैं, और अगर कहीं उनकी स्ट्रेंथ उस टाइगर हेडेड एल्डर की बॉडी में पहुंच जाती है तो वो अपने आप को जियान के पंजे से छुड़ा सकता था। लेकिन बस उनके पास बस थोड़ी सी टाइम की कमी थी। और इस बात को रियलाइज करके एक एल्डर बहुत तेजी से चिल्लाता है। वो कहता है बैस्टर्ड जियान, अगर आज मैंने तेरी हड्डियों का चूरमा नहीं बनाया तो मेरा नाम भी जो भी है वो नहीं है। अब हम उन दोनों एल्डर्स की बॉडी से बहुत ही तेजी से दुकी को सर्कुलेट होते हुए देखते हैं और इस एनर्जी से वो टेंट भी दूर उड़ जाता है। और इस वक्त जियान का एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा आइसी कोल्ड था। उस टाइगर हेडेड एल्डर का ब्लड ऑलरेडी उसके हैंड से वेपराइज हो चुका था। अब जियान अपने शार्प स्पिरिचुअल परसेप्शन की वजह से ये पहले जान पा रहा था कि वो लोग सीक्रेटली कर क्या रहे हैं, लेकिन वहीं पे उन दोनों एल्डर्स को लग रहा था कि वो इस तरीके से जियान को डिले कर सकते हैं। जियान अपने मन ही मन में सोचता है कि इन लोगों ने तो मुझे छोटी बच्ची समझ रखा है। एक म्यूलन वैली एल्डर जियान की तरफ उंगली करके कहता है कि कैप्चर करो इस लड़के को। अब ये जिंदा रहे या मुर्दा ये तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि इन तीनों एल्डर्स में से किसी की डेथ भी एक बहुत बड़ा नुकसान था म्यूलन वैली के लिए, क्योंकि इस वजह से वो अब 3V सेविज स्किल का यूज नहीं कर सकते थे। और इस वजह से अब म्यूलन वैली की स्ट्रेंथ 2 जोंग से गिरकर 2 होंग पे आ चुकी थी और अब म्यूलन वैली की खतरनाक स्ट्रेंथ से लोग डरने वाले भी नहीं हैं। और यही रीजन था जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा फ्यूरियस थे, मतलब आग बबूला थे। अब म्यूलन वैली एल्डर्स की तेज आवाज सुन के कई सोल्जर्स यहाँ पे आ जाते हैं और इस वक्त वो सब बस जियान को घूरे जा रहे थे। हम उनकी तीखी नजरों से ये तो जान ही सकते हैं कि अगर उन्हें मौका दे दिया जाए तो वो जियान के 1000 टुकड़े करने से पहले नहीं सोचेंगे। अब इतने सारे एक्सपर्ट्स को अपनी तरफ इकट्ठा होते हुए जियान का एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा सीरियस हो गया था, क्योंकि इस वक्त वो अपने परसेप्शन से 3 और 2 हुआंग लेवल के प्रैक्टिशनर का ऑरा फील कर पा रहा था। और अब 2 म्यूलन एल्डर्स को भी ऐड कर दिया जाए तो फिर टोटल नंबर ऑफ 5 2 हुआंग एक्सपर्ट्स हो जाते हैं। और फिर चाहे कुछ भी हो, अगर ये पांचों लोग जियान से इकट्ठे फाइट करने लगते हैं तो फिर जियान को भी अपनी दुम दबा के भागना पड़ेगा। अब इस वक्त ऐसी भी बात नहीं थी कि जियान यहाँ से भागना नहीं चाहता था, लेकिन बस बात ये थी कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया था और ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थे और इस वक्त बस जियान के पास डायरेक्ट मारकाट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गया था। लेकिन जो जियान अगले मोमेंट में करता है उससे बाकी के सब लोग चौंक जाते हैं। जियान अचानक से क्राउच होकर उस टाइगर हेडेड एल्डर का हाथ पकड़ लेता है और फटाक से सबके सामने उसकी एक उंगली तोड़ देता है। अब ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि उस उंगली पे थी उस एल्डर की स्टोरेज रिंग, जिससे जियान अपनी स्टोरेज में रखे वहां से तुरंत ही फूट लेता है। अब वहां से जाने का बस एक ही रास्ता था, जो कि ऊपर की तरफ। अब ये देख के बाकी के 2 एल्डर्स भी थोड़ी देर के लिए स्टंट रह गए थे, लेकिन फिर वो होश में आते हैं। वो सारे के सारे सोल्जर्स से चिल्लाते हैं कि इसे रोको, फिर चाहिए जिंदा हो या मुर्दा, और जो भी जियान को डेड और अलाइव कैप्चर करेगा उसे म्यूलन वैली का एक नया एल्डर बना दिया जाएगा। और एक एल्डर की पोजीशन म्यूलन वैली में काफी ज्यादा हाई पोजीशन थी और इस वजह से ये बात सुन के कई लोगों की आंखों में हम बहुत ज्यादा ग्रीडीनेस को देख सकते हैं। और फिर क्या एक एक करके सब लोग जियान का पीछा करने लगते हैं और जियान जो कि अभी आगे जा रहा था उसका पीछा कर रहे थे 2 हुआंग लेवल के एक्सपर्ट्स। इस वजह से जियान को जाते जाते उनके अटैक्स को भी डॉज करना पड़ता है। इस वक्त जियान का एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा कोल्ड था। जियान अपने साइड में एक 2 हुआंग लेवल के एक्सपर्ट पे पंच करता है। अब क्योंकि इस वक्त जियान के हाथों को ऑलरेडी हेवनली फ्लेम्स ने कवर कर रखा
था। इस वजह से उस दो हुआंग एक्सपर्ट का सर वहीं पे वाटरमेलन की तरह फट जाता है। अब उस दो हुआंग एक्सपर्ट को मारने के बाद जियान के फेस पे कुछ खून आ चुका था, जो कि ऑफ कोर्स उस दो हुआंग एक्सपर्ट का था। और इस वक्त जियान का एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा रूथलेस और ब्लड थर्स्टी हो चुका था, मतलब कि जिसे हम कहते हैं खूंखार। जियान अपनी फिस्ट को सामने आ रहे दो हुआंग एक्सपर्ट से दे मारता है। अब इस पंच की वजह से जियान के कंधे थोड़े से ट्रेम्बल हो जाते हैं, लेकिन उस दो हुआंग एक्सपर्ट के लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक ब्लो था। हम उसे कैनन बॉल की तरह पीछे जाते हुए देखते हैं और इस वक्त उस बंदे के फेस पे एक बहुत ही शॉक्ड एक्सप्रेशन था। हम उसके मुंह से खूब सारे ब्लड को निकलते हुए देखते हैं, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो एक नए दो हुआंग से बस एक ही एक्सचेंज में हार जाएगा। अब हालांकि इस पंच की वजह से वो बंदा काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया हो, लेकिन उसने भी जियान की स्पीड को काफी ज्यादा स्लो कर दिया था। और ये मौका पाके दो म्यूलन एल्डर्स जियान के पास आ जाते हैं। उन दोनों में से एक आगे से और एक पीछे से जियान को काफी तेजी से घूरे जा रहे थे। वो दोनों अचानक से जानवरों की तरह रोर करने लगते हैं और हम उनके आसपास उस ब्लडी हॉरी को एक लायन और एक बियर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। उस बियर हेडेड एल्डर के अटैक का नाम था फियर्स बियर ग्राउंड स्प्लिटिंग फिस्ट और उस लॉइन हेडेड एल्डर के अटैक का नाम था लॉइन इंच फोर्स। और अब इन दोनों शार्प औरों को फील करके जियान का एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। जियान फटाक से अपनी हैंड सील्स को चेंज करने लगता है। हम उसकी बॉडी के अंदर से एक डार्क ग्रीन कलर की रिंग को बाहर निकलते हुए देख सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स हेवनली फ्लेम से बनी हुई थी। जियान कहता है फायर रिंग एक्सप्लोड, और ये कहने के बाद वो फायर रिंग बहुत तेजी से एक्सपेंड होकर एक्सप्लोड होने लगती है। हम उन दोनों एल्डर्स के अटैक को और जियान के अटैक को कोलाइड होते हुए देखते हैं। जब इन तीनों अटैक्स का कोलिजन खत्म हो गया था, जियान तब भी उन दोनों अटैक्स को अपनी तरफ आते हुए सेंस कर पा रहा था। इन दोनों में से एक अटैक उसके चेस्ट को टारगेट कर रहा था तो दूसरा उसके थ्रोट को। अब पिछले अटैक से जियान भी थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, लेकिन जियान की अटैक की वजह से उन दोनों एल्डर्स की बॉडी में से हम कुछ ब्लड को निकलते हुए देखते हैं। अब यहाँ पे जियान को सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था, तभी अचानक से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग 10 और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और ये सारे के सारे अटैक्स जियान के काफी ज्यादा फेटल स्पॉट्स को टारगेट कर रहे थे। अब क्योंकि जियान ऑलरेडी क्लोज रेंज में कई लोगों को इंजर्ड कर चुका है, इस वजह से वो लोग क्लोज रेंज में जाने से डर रहे थे और सब दूर से झुंड बना के जियान के ऊपर अटैक कर रहे थे। अब हालांकि इस लेवल के एक दो अटैक्स को तो जियान आराम से इग्नोर कर सकता था, लेकिन इतने ज्यादा लोगों के अटैक्स को इकट्ठे डॉज करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इस वजह से फटाक से जियान अपनी बॉडी पे एक ग्रीन कलर का आर्मर बना लेता है, जो कि ऑफ कोर्स उसकी ग्लेज्ड फ्लेम से बना हुआ था। और जियान का आर्मर बस अभी फॉर्म ही हुआ था, तभी वो सारे के सारे अटैक्स उसमें जा टकराते हैं। अब इन अटैक्स की वजह से जियान को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि उसकी ऑर्गन्स शिफ्ट हो गई हों। अब हालांकि इससे जियान को कोई सीरियस इंजरी तो नहीं हुई थी, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो गई थी। जियान कहता है कि अगर इस तरीके से मैं इन अटैक्स को फेस करता रहा तो मेरा यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब इतना टाइम मिलने की वजह से वो दोनों म्यूलन एल्डर्स भी अपने ऑरे को स्टेबलाइज कर चुके थे और इस वक्त वो एक बाज की नजर से जियान को देख रहे थे। वो साइलेंटली दो पावरफुल अटैक्स को भी रेडी कर रहे थे। अब जियान इन अटैक्स की एनर्जी को दूर से ही सेंस कर पा रहा था, इस वजह से उसका एक्सप्रेशन काफी ज्यादा डार्क हो जाता है। अब इस वक्त जियान अपना आपा खो के एंग्री बुद्धा लोटस को दोबारा यूज करने वाला था, लेकिन अचानक से दूर से एक लाइट फ्लैश होती है और अगली कुछ ही सेकंड्स में जियान के सामने एक फिगर प्रकट हो जाता है और इस वक्त जो भी अटैक जियान की तरफ बढ़ रहे थे वो अचानक से डिसअपियर हो गए थे। और ये फिगर कोई और नहीं बल्कि हमारी क्वीन मेडुसा थी। हमारा फोकस शिफ्ट होता है क्वीन मेडुसा के फेस पे, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा काम लग रहा था। वो जियान को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करती है। अब इस वक्त जियान की हालत काफी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि वो पहले तो पूरी तरीके से खून से नहाया हुआ था और उसका ऑरा काफी ज्यादा केओटिक लग रहा था। अब जियान की इस कंडीशन को सेंस करके क्वीन मेडुसा का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा कोल्ड हो जाता है। हम मेडुसा की आंखों से काफी ज्यादा थिक किलिंग इंटेंट को एमिट होता हुआ देख सकते हैं। वो जियान से कहती है कि अब आगे सब मुझ पे छोड़ दो, मैं अब उन दोनों बुड्ढों को बताती हूँ कि तुम्हें हर्ट करने का अंजाम क्या होगा। अब खैर जो भी अंजाम होगा वो तुम्हें मालूम पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तुम्हें ये वाली एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताना। अब कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस की वजह से कल एपिसोड नंबर 64 थोड़ा सा लेट हो गया था और अगर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो मैं उसे राइट साइड में छोड़ दूंगा, जिसे क्लिक करके तुम आराम से देख सकते हो। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए सायोनारा।